नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उद्घोष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज से हम शुरू कर रहे हैं संविधान की सीरीज। ठीक है, तो इस सीरीज का नाम होगा हमारा संविधान, जो आपको हर एक एग्जाम में, चाहे आप वनडे एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप टेट का एग्जाम दे रहे हो, सीटेट का एग्जाम दे रहे हो, या फिर आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम दे रहे हो, आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, कम से कम आपको 5 से 10 नंबर का संविधान से जरूर पूछता है। तो उसके बारे में आज से जो हमने शुरू किया है उसका नाम है संविधान सीरीज। ठीक है, तो उद्घोष एकेडमी से आप लोग जुड़े, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी इसका फायदा उठा सके। ठीक है, तो चलिए आज से हम शुरू करने जा रहे हैं संविधान। तो संविधान जो है वो क्या है, संविधान कैसे बना और संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो सबसे पहले हमको इसके बारे में जानना है कि पहले के टाइम पे क्या हुआ करता था। कि जब हमारा हम ऐतिहासिक रूप से देखेंगे कि जो लोग रहते थे वो कबीलों में रहते थे। ठीक है, तो वहां पे क्या होता था कि एक दूसरे की भूमि को कब्जा करने के लिए एक दूसरे के जमीन पे जो है अपने राज्य का विस्तार करते थे। और जो लोग थे वो क्या थे आपके, वो आपके नोमैडिक लोग थे, यानी कि बंजारे थे। वो एक जगह से दूसरे जगह पर भोजन की तलाश में और आश्रय की तलाश में भटकते रहते थे। फिर धीरे धीरे करके हमने देखा कि जो लोग थे वो धीरे धीरे जैसे जैसे उनको कृषि का ज्ञान हुआ और आग का आविष्कार हुआ, तो वो एक जगह पे सेटल होने लग गए। तो एक जगह पे जब सेटल होने लग गए तो वहां पे उन लोगों को क्या मिला, वहां पे उन लोगों को चीजें पता चली कि भाई यहाँ पे कृषि की जा सकती है और एक जगह रहा जा सकता है, और अपने जो जनसंख्या है उसको भी वृद्धि की जा सकती है, और साथ साथ जहां वो रह रहे हैं उसके क्षेत्र की भी वृद्धि की जा सकती है। तो इस तरह से क्या हुआ कि लोग जो है एक दूसरे के क्षेत्रों में घुसकर उसके क्षेत्र पर कब्जा करने लग गए। तो इस तरह से क्या हुआ कि आपको किसी ना किसी कानून की आवश्यकता पड़ी कि भाई अगर ऐसे ही चलता रहा तो कैसे काम चलेगा भाई। अगर ऐसे ही चलता रहा तो किसी कानून की आवश्यकता पड़ी। तो वो जो कानून की आवश्यकता पड़ी उसके लिए हमने एक संविधान, कुछ कानून कायदे बनाए कि यहां से यहां तक जो है कुछ सीमांकन किया कि ये इनका क्षेत्र है, वो उनका क्षेत्र है। तो इस तरह से संविधान के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसको हम कानून कहते हैं। तो इस तरह से जब हम आज संविधान के बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो भारत का संविधान है उसमें क्या क्या चीजें हैं। जैसे हमने ये आप देख रहे हैं कि ये एक भारत का संविधान है। ठीक है, जिसमें कुछ उद्देशिकाएं दी हुई हैं जिसकी मदद से आप ये जानते हैं कि ये जो संविधान है उसमें क्या क्या चीजें हैं, और जो संविधान निर्माता थे उनके दिमाग में, उनके मन में क्या चल रहा था, वो किस तरह का संविधान जो है भारत को देना चाह रहे थे। तो किसी भी किताब का जब आप अनावरण करते हैं या फिर किताब को आप जब पढ़ते हैं तो उसमें आप देखते होंगे कि उसके फर्स्ट या सेकंड पेज पे एक प्रस्तावना एक तरह का एक दिया होता है कि उसका जो लेखक है वो उस किताब में आपको क्या देने जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज की जानकारी होती है इससे, संविधान की प्रस्तावना से। तो हम देखते हैं सबसे पहले तो जो हमारा संविधान का सीरीज है उसमें हम क्या पढ़ेंगे और क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या एग्जाम में पूछता है। क्योंकि आपको पढ़ना वही है जो एग्जाम में पूछे। ऐसे आप पढ़ने बैठेंगे तो भैया ये 2 साल 18 महीने, 2 साल 11 महीने 18 दिन तक ये संविधान चला था। ठीक है, इसके बनने की प्रक्रिया। तो पढ़ने बैठेंगे, आपको थीसिस और रिसर्च नहीं लिखना, आपको वही पढ़ना है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उससे आपको पढ़ के आप 2-3 प्रश्नों को हल कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संविधान क्या है और संविधान की महत्वपूर्ण शब्दावलियां। फिर उसके बाद से हम अगले पॉइंट पे जब जाएंगे वो होगा आपका संविधान का विकास और संविधान सभा, कि संविधान किस तरह से बना, संविधान में क्या क्या इतिहास था, क्या क्या ऐतिहासिक महत्वपूर्ण बिंदु थे, जो औपनिवेशिक शासन काल में कौन से कानून थे जो जरूरी थे हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, और जो संविधान सभा हमारी बैठी, यानी जो संविधान बना रहे थे जो लोग, उन लोगों को क्या महत्वपूर्ण लगा। अभी मैंने आपको बताया कि संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लग गया। 2 साल 11 दिन 18 महीने जो है वो एक संविधान लिखने में लगा। तो उन्होंने क्या क्या चर्चा की होगी, कितनी बार चर्चा हुई होगी, किस किस संविधान के थ्रू गए होंगे वो लोग। ठीक है,
तो हमको उन सब के बारे में जानना है कि उससे भी आपको प्रश्न पूछा जाता है संवैधानिक विकास के इतिहास पे कि संविधान किस तरह से बना। जैसे औपनिवेशिक शासन काल में जो जो आपके बहुत सारे एक्ट आए, जब ब्रिटिश हमारे ऊपर हुकूमत कर रहा था तब हमने देखा कि जब 1757 और 1764 के जो बक्सर का युद्ध हुआ उसके बाद से पूर्ण रूप से ब्रिटिश सत्ता जो है वो धीरे धीरे करके भारत के ऊपर स्थापित होने लग गई थी। तो अब भाई जब कोई एक औपनिवेशिक शासन धीरे धीरे स्थापित हो रही है तो वो यहाँ के लोगों के ऊपर शासन करने के लिए क्या करेंगे, कुछ कानून बनाएंगे। ठीक है, तो उन कानूनों का क्या महत्व है हमारे भारतीय संविधान में, उसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसी में आपके संविधान के विकास और संविधान के इतिहास में आ जाएगा। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हो गया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 हो गया, फिर 4 तरह के चार्टर एक्ट आए आपके। कौन कौन से? 1793 में आया, 1813 में आया, 1833 में आया, हर 20-20 साल के अंतराल पे 1853 तक आया। फिर हम जानते हैं कि 1853 के बाद जब 1857 में हमारी क्या हो गई, एक महत्वपूर्ण जो है भारत के लिहाज से देखा जाए तो महत्वपूर्ण क्रांति हुई, जिसको हम 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। उस 1857 की क्रांति ने जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी राज करने आई थी उसको पूरा क्या किया, उसको बदल के रख दिया। ठीक है, और अंग्रेजी हुकूमत को यह लगने लग गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अब यहां पे शासन करने लायक नहीं है। ठीक है, तो क्यों ना सत्ता को पूरा जो है ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिया जाए। तो उसके बाद से 1858 में एक अधिनियम आता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन लेके सीधा ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया जाता है और भारत में जो गवर्नर जनरल का पद था उसको भी हटा दिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक वायसराय का पद और एक भारत सचिव का पद जो है उसका इजाद किया जाएगा। और भारत सचिव कौन होता है? वो ब्रिटिश सरकार का कोई मंत्री होता है। ठीक है, तो इस तरह से फिर हम देखेंगे कि आगे आपके पास और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, तो ये सारी चीज हम पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे संविधान का स्रोत क्या है। अभी मैंने जब आपको ये बताया था कि संविधान जब बन रहा था तो उसको 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। तो इतने समय में क्या किया, इतने समय में जो हमारे संविधान सभा के जो संविधान के निर्माता थे, ठीक है, जो प्रारूप समिति के लोग थे, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने करीब करीब 60 देशों का जो है संविधान पढ़ा और उसमें से जो चीजें हमारे भारत के परिप्रेक्ष्य में लागू करने लायक थी उसको भारत में लागू किया, या फिर जो चीजें भारत के परिप्रेक्ष्य में दूसरे देशों की संविधान के अंदर तो था परंतु वो भारत के परिप्रेक्ष्य में पूर्ण रूप से फिट नहीं हो रहा था, तो उसमें कुछ संशोधन करके उसको भारत के संविधान में लागू किया। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हम संविधान के स्रोत में देख लेंगे। जैसे आपको कुछ एक उदाहरण दे देता हूं, जैसे मौलिक अधिकार है जिसके बारे में बहुत चर्चा होती है। ठीक है, तो वो मौलिक अधिकार कहां से आया? वो मौलिक अधिकार आया आपका अमेरिका के संविधान से, जहां पे नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि मौलिक अधिकार जो होते हैं वो प्राकृतिक अधिकार होते हैं, हर एक नागरिक को वो उसके जन्म के साथ ही मिलने चाहिए। ठीक है, परंतु जो संविधान के अधिकार दिए गए, ठीक है, मौलिक अधिकार दिए गए, वो क्या है आपके, वो पूर्ण रूप से वो असीमित नहीं है, उनपे भी कुछ सीमांकन किया गया है। ठीक है, इसी तरह से मौलिक कर्तव्य, समाजवाद, ये सब कहां से लिया गया? इसके स्रोत आपके यूएसएसआर है। ठीक है, जिसको हम आज रशिया के नाम से जानते हैं, सोवियत संघ। ठीक, इसी तरह से आपके राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं, वो कहां से लिए गए? वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए। तो इसी तरह के हम देखेंगे कि संविधान के स्रोत क्या क्या हैं, किस किस देश के संविधान को पढ़ करके उसमें जो चीजें भारत में शामिल करने लायक थी उसको भारत के संविधान में शामिल किया गया। फिर हम देखते हैं कि संविधान का स्वरूप और विशेषताएं क्या है। जैसे जैसे क्या क्या देखेंगे इसमें हम देखेंगे कि भारत का संविधान जो है लिखित संविधान है और लिखित संविधान में भी सबसे बड़ा संविधान है। तो ये सारी चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे इसमें। इसके अलावा देखेंगे कि भारत में जो न्यायपालिका है वो कैसी है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, ठीक है, इंटीग्रेटेड है, यानी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो ये सारी विशेषताएं हैं इसमें। संसदीय प्रणाली है भारत में। तो हम उसके संविधान के स्वरूप में और संविधान के विशेषताओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो ये तो हो जाएगा आपका क्या परिचय
ये यहां तक आपका संविधान का एक परिचय के रूप में हो जाएगा कि आपको संविधान पढ़ना क्या है। फिर उसके बाद से आता है हमारा प्रस्तावना, जो हमने अभी आपको दिखाया था, जो हमने पहला पेज दिखाया था उसमें आपको दिखाया था कि प्रस्तावना दिया हुआ है, और मैंने आपको यह भी बताया कि प्रस्तावना क्या बताता है। प्रस्तावना जो है वो किसी भी लेखक, जो भी लेखक होगा किताब का, उसके बारे में बताता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है और वो किस तरह का, जो उसने पूरी किताब जो लिखी है, ठीक है, तो उसमें वो क्या क्या चीजें प्रोवाइड करेगा, आपको क्या क्या चीजें देगा। तो प्रस्तावना के बारे में जानेंगे। फिर प्रस्तावना से जुड़े कुछ कंट्रोवर्सीज हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, जो समय समय पे होती रही। फिर उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट का हमने देखा कि लास्ट में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट कह देगा प्रस्तावना संविधान का अंग है। जो मुख्य विवाद था वो किस बात पे था कि संविधान, प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, और यदि अंग है तो क्या उसमें संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। फिर हम आ जाएंगे संविधान में जो अनुच्छेद दिए गए हैं, ठीक है, संविधान में जो अनुच्छेद दिए गए हैं उन अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करेंगे कि उसमें कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं। जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ तो उसमें कितने अनुच्छेद थे, आज के समय में उसमें कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां थी संविधान बनने के समय में, आज के समय में कितनी अनुसूचियां हैं। तो ये सारी चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे जैसे हमारा ये संविधान सीरीज बढ़ता जाएगा, वैसे आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे हम एक एक चीज को, एक एक गुत्थी को सुलझाते जाएंगे, और बिल्कुल आसान भाषा में, ताकि आप आसानी से समझ सकें। ठीक है, तो आपको हर रोज एक एक वीडियो, मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर रोज एक वीडियो मिले एक एक टॉपिक पे, ताकि आप डेली जो है करीब 1 घंटे के आसपास की क्लास होगी, और डेली आपको एक एक वीडियो मिलता रहेगा ताकि आप पढ़ के आसानी से समझ सके। ठीक है, अब इसके बाद से ये हो गया आपका संघवाद और उसके क्षेत्र, यानी कि संघ क्या है और संघ में कौन कौन से क्षेत्र हैं। अभी जब हम अभी अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको कि राज्य क्या होता है, संघ क्या होता है, वो सारी चीजें हम चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद से हम देखेंगे नागरिकता। नागरिकता में क्या क्या है कि किस तरह से जो भारत में रहने वाले लोग हैं उनको नागरिकता कैसे मिल सकती है, वो अपनी नागरिकता किस प्रकार से त्याग सकते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मौलिक अधिकार। वो मैंने अभी आपको बताया कि मौलिक अधिकार क्या होता है। जन्म सिद्ध अधिकार होते हैं कुछ, कि जो इंसान को इंसान बनाती है। ठीक है, अगर कोई इंसान है, कोई मनुष्य है, तो उसके कुछ अधिकार होते हैं जो उसको जन्म से ही मिलने चाहिए, तो वो हम मौलिक अधिकार में देखेंगे। कितनी तरह के मौलिक अधिकार दिए गए हैं हमारे संविधान में, वो उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जैसे समता का अधिकार हो गया, यानी सब एक समान होंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि स्वतंत्रता का अधिकार है, फिर हम देखेंगे कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है, और क्या चीजें हैं इसमें, और भी बहुत सारी चीजें हैं। किसी भी धर्म की उपासना करने का अधिकार है, यानी व्यक्ति स्वतंत्र है, किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म की उपासना कर सकता है, उस धर्म के बारे में प्रचार प्रसार कर सकता है। फिर उसके बाद से दो और है आपका इसमें मौलिक अधिकार में, क्या है, वो है आपका कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, ठीक है, वो क्या कर सकती हैं, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की स्थापना कर सकती हैं, यानी शैक्षणिक संस्था की स्थापना कर सकती हैं। ठीक है, चाहे वो भाषाई हुआ चाहे वो धार्मिक हुआ, दोनों तरह की जो माइनॉरिटीज हैं, भाषाई या धार्मिक, वो अपने धर्म या भाषा को संरक्षित करने के लिए एजुकेशनल यानी शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना कर सकती हैं, वो देखेंगे। फिर आपके पास जो है रिट का अधिकार है, तो वो सारी चीजें हम मौलिक अधिकार में देखेंगे। फिर उसके बाद से आ जाता है आपका राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों में आपको दिया गया है कि राज्य जो है वो कोई भी अपना कानून बनाता है तो उसके अंदर किन किन चीजों का वो समावेश कर सकता है या उसको समावेश करना चाहिए, इन बातों का ध्यान रखते हुए उसको कोई भी कानून बनाना चाहिए। जैसे अनुच्छेद 40 कहता है आपका कि पंचायत का गठन होना चाहिए। पंचायत के गठन से क्या होगा, पंचायत के गठन से आपका स्थानीय स्वशासन की स्थापना होगी और शक्तियों का विकेंद्रीकरण होगा।
तो इस तरह की चीजें जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद से हम सरकार के अंग देखेंगे। अब सरकार के अंग में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे आपका सरकार का अंग है, सरकार के अंगों में आपकी विधायिका है, विधायिका होती है, और क्या होता है, कार्यपालिका होती है, और क्या होता है, न्यायपालिका होती है, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। विधायिका क्या करती है, विधायिका का क्या कार्य है, विधायिका का कार्य होता है कानून बनाना। कार्यपालिका का क्या कार्य होता है, कार्यपालिका का कार्य होता है कि वो किस तरह से जो कानून बना है उसको भारत या जिस भी राज्य का कानून है या देश का कानून है वहां पे उसको किस तरह से लागू कराती है। फिर उसके बाद से हम देखते हैं कि जो न्यायपालिका है वो क्या करती है कि जो कानून बना है वो न्यायोचित है या नहीं है उसके बारे में निर्णय लेती है। यानी कि न्यायोचित कैसे होगा, जो संविधान में दिया गया प्रावधान है उसके अनुरूप है या नहीं है उसके बारे में परीक्षण करेगी न्यायपालिका। और यदि वो जो भी कानून बनाया गया है वो कानून संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हुआ या फिर संविधान के प्रावधानों से टकराव की स्थिति उत्पन्न करेगा तो वो कानून क्या कर देगी, शून्य घोषित हो जाएगा। कौन घोषित करेगा, न्यायपालिका उस कानून को शून्य घोषित कर देगी। तो ये हो जाएगा आपका सरकार के अंग में। फिर हम देखेंगे कि संघ की सरकार, संघ की सरकार यानी जो हम संसद के बारे में जानते हैं कि संसद होती है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, उसमें आपके संघ की सरकार के तीन हिस्से क्या हैं, आपके संघ की सरकार के तीन हिस्से आपके होते हैं। संघ की सरकार के तीन हिस्से हैं आपके, यानी संसद, इसके तीन हिस्से क्या है, पहला है आपका लोकसभा, लोकसभा, फिर दूसरा है आपका राज्यसभा, और तीसरा है आपका राष्ट्रपति। तो इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। जो लोकसभा होता है वो क्या होता है आपका, लोकसभा आपका निम्न सदन होता है। निम्न सदन क्यों होता है, निम्न सदन इसलिए होता है क्योंकि ये जो है आपका इसकी अवधि जो है फिक्स होती है 5 साल की, 5 साल के बाद ये विघटित हो जाएगी। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि अगर जो सरकार है वो क्या करे, वो क्या कर दे, वहां पे विश्वास मत खो दे, यानी जो संपूर्ण लोकसभा है उसमें विश्वास खो दे। ठीक है, तो भी ये सरकार जो है विघटित हो जाएगी, तो लोकसभा विघटित हो जाएगी वहां पे। फिर ये राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। ये क्या करेगा, ये जो है उच्च सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये विघटित नहीं होती है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि जो राज्यसभा है विघटित नहीं होती है, तो भाई इसके मतलब जो मेंबर बन जाएंगे वो क्या हमेशा के लिए बन जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि इसमें जो है इसका टर्म 5 साल के लिए हो जाता है और इसका टर्म जो होता है वो 6 साल के लिए होता है। ठीक है, परंतु इसके जो राज्यसभा यानी उच्च सदन जो है हमारा, इसके जो सदस्य होते हैं ये आपके हर 2 साल पे इसके 1/3 सदस्य क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मतलब वो वापस नहीं आ सकते हैं, वो वापस भी चुन के आ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये आपका उच्च सदन कहलाता है। फिर हम राष्ट्रपति देखते हैं, राष्ट्रपति क्या करता है कि लोकसभा और राज्यसभा यदि किसी कानून को पास कर देते हैं तो राष्ट्रपति जब तक उस कानून पे अपना अनुमोदन यानी अपनी स्वीकृति नहीं देगा, अपने दस्तखत नहीं करेंगे राष्ट्रपति महोदय, तब तक जो है वो कानून नहीं बन सकता है। तो तीनों के इंपॉर्टेंस है, ये हमने देख लिया आपके कहां पे, संसद में। संसद का हिस्सा हमने बता दिया, आपके संसद के हिस्से में कौन कौन है संसद का हिस्सा, संसद का हिस्सा आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति है। ठीक है, उसके अलावा संसद में हम और भी बहुत सारी चीजें देखेंगे कि संसद के पदाधिकारी और कौन कौन होते हैं, जैसे आपके वाइस प्रेसिडेंट हो गए यानी उपराष्ट्रपति हो गए, लोकसभा के अध्यक्ष हो गए। ठीक है, और क्या देखेंगे, लोकसभा के उपाध्यक्ष हो गए, उनका क्या कार्य है क्या नहीं है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद से हम देखेंगे कि
उपराष्ट्रपति यानी कि जो आपका राज्यसभा होता है उसका पदेन सभापति कौन होता है, उपसभापति का क्या कार्य है, तो वो सारी चीजें जो है हम संसद में चर्चा करेंगे। फिर इसी तरह राज्य की सरकारें हैं, जैसे हमने आपको संसद के बारे में बताया कि यहां पे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होता है, वैसे ही राज्य की सरकारों में क्या होता है, राज्य की सरकारों में विधानसभाएं होती हैं, विधान परिषद होती हैं और राज्यपाल होते हैं। परंतु जैसे राज्यसभा तो है केंद्र की सरकार में, हम देखते हैं संसद में, परंतु राज्य की सरकारों में यह जरूरी नहीं है कि हर एक राज्य में विधान परिषद हो ही, यानी कि हर राज्य जो है भारत में वो द्विसदनात्मक नहीं है, सिर्फ कुछ ही राज्य द्विसदनात्मक है। अब वो कौन कौन से राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, तो उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या वहां पे कार्य है। ठीक है, फिर हम न्यायपालिका के बारे में जानेंगे कि न्यायपालिका क्या है क्या नहीं है, न्यायपालिका किस तरह से कार्य करती है, और न्यायपालिका का जो संगठन है वो कैसा है, कि स्टार्टिंग में आपके तहसील लेवल पे मजिस्ट्रेट कोर्ट होते हैं, फिर आपके जिला और सत्र न्यायालय होते हैं, यानी जिसको हम सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, फिर उससे ऊपर आपके उच्च न्यायालय होते हैं, उन उच्च न्यायालय से आप ऊपर बढ़ेंगे तो आपके पास सर्वोच्च न्यायालय होता है। ठीक है, तो इस तरह से न्यायिक प्रक्रिया किस तरह से होगी, न्यायपालिका क्या है, न्यायपालिका के अधिकार क्या है, और जो सर्वोच्च न्यायालय है उसी को, एक पॉइंट आपको बता देता हूं, जो सर्वोच्च न्यायालय है उसी को क्या बोला गया है, संविधान का कस्टोडियन बोला गया है। ठीक है, तो ये सारी चर्चाएं हम करेंगे न्यायपालिका के समय में। फिर हम देखेंगे संविधान संशोधन क्या होता है, संविधान में किस तरह से संशोधन किए जा सकते हैं। जैसे क्या है कि वक्त के साथ, समय के साथ चीजें और परिस्थितियां बदलती हैं, अब चीजें और परिस्थितियां बदल रही हैं तो हम पुरानी चीजों, पुरानी रीति रिवाज में ही रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो इस तरह की चीजों को, वक्त बदलते वक्त के साथ चीजों को बदलना पड़ता है, तो कुछ कानून प्रक्रिया भी बदलते हैं। ठीक है, जैसे क्या है कि आज से कुछ साल पहले तक, 10 साल 15 साल पहले तक क्या होता था कि 10 साल 15 साल पहले तक समलैंगिक विवाह का आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, समलैंगिक विवाह को जो है एक अपराध माना जाता था। ठीक है, परंतु आज के समय में नहीं है, लोगों की अपनी अपनी पसंद है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी परिभाषा दी कि भाई वो अपनी पसंद है, व्यक्ति जो करना चाहे उसके लिए स्वतंत्र है, आप उसको अपराध नहीं रख सकते हैं, अपराध की श्रेणी में नहीं डाल सकते हैं। तो ये चीजें हैं, तो इसीलिए समय समय पे क्या होता है, संशोधन की जरूरत पड़ती है, न्यायिक पुनराविलोकन की जरूरत पड़ती है, कि हमने जो है पिछली बार कोई डिसीजन दिया हो या कुछ भी किया हो तो वो उस वक्त के हिसाब से था, आज की परिस्थिति में क्या वो सही है। हर चीज, कोई भी चीज सही या गलत कैसे होती है, काल क्रम के अनुसार होती है, काल और क्रम के सापेक्ष में अगर हम देखेंगे तो वो चीज उस समय के अनुसार सही हो सकती है कोई चीज, और आज के समय में गलत हो सकती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आज के समय में जो सही है वो उस समय गलत थी, तो उसके लिए क्या होगा, संशोधन यानी बदलाव करने की आवश्यकता होगी। हम जानते हैं कि जो प्रकृति है, प्रकृति का नियम ही बदलाव है, तो इसी तरह संविधान में बदलाव करने की जो गुंजाइश है वो संविधान में संवैधानिक संशोधन के माध्यम से दी गई, कि संविधान में जरूरत पड़ने पर कुछ संशोधन किए जा सकते हैं। अब वो संशोधन किस तरह से होंगे उसके बारे में हम जानकारी करेंगे, कि क्या वो सामान्य संशोधन होगा या विशेष संशोधन होगा। तो ऐसी चीजों के लिए क्या होगा, हम संविधान संशोधन के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद से आपातकाल के बारे में पढ़ेंगे, कि यदि कोई आपात स्थिति आ जाती है, जैसे कोविड महामारी के दौरान जो है वो एक आपातकालीन स्थिति थी, तो उस समय कौन से अधिकार हटाए जाएंगे, कौन से अधिकार दिए जाएंगे, किन की जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, तो वो सारी चर्चा हम आपातकाल की स्थिति के दौरान करेंगे। कितने तरह की आपात लग सकती है। ठीक है, जैसे 1975 में जो है एक आपातकाल लगा था, उसके अलावा राज्यों में आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। फिर तीसरा आपका क्या होता है, वित्तीय आपातकाल होता है, अगर कोई वित्तीय गड़बड़ी हो जाए या फिर
जो भारत की संचित निधि है वो खत्म होने पे आ जाए तो क्या होगा। तो ऐसे आपातकाल के बारे में हम आपातकाल के जो प्रावधान दिए गए हैं उसको पढ़ेंगे और हम अनुसूचियां पढ़ेंगे। ठीक है, कि भारत में कितनी अनुसूचियां हैं। जब संविधान बन के तैयार हुआ तो 8 अनुसूचियां थी। एट प्रेजेंट यानी आज के समय में 12 अनुसूचियां हैं। इन 12 अनुसूचियों में क्या क्या चीजें हैं, आप उसको किस तरह से आसानी से याद रख सकते हैं, उसके बारे में आपको कुछ ट्रिक्स भी बताएंगे। तो ये सारी चीजें हैं कुल मिला के। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे आपका केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा है। केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा। तो इन सब चीजों में हम ये सारी चीजें हम जब संविधान अपना पढ़ेंगे तो हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं चलिए, तो आज की जो हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि संविधान क्या होता है। संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। वो क्या है आपका, एक सम और दूसरा विधान। सम का अर्थ होता है इक्वल यानी बराबर, और विधान का अर्थ होता है आपका कानून। तो जो बराबर कानून हो यानी सभी के लिए बराबर कानून हो उसी को हम संविधान कहते हैं। परंतु क्या सभी के लिए एक जैसा कानून लगाया जा सकता है? बताएं आप लोग, कि हर कोई एक जैसा तो नहीं है, हर कोई अलग अलग है, किसी की परिस्थिति अलग है, किसी का कुछ अलग है, तो हर कोई एक जैसा तो नहीं हो सकता है। तो संविधान क्या कहता है हमारा, जो हमारे भारत का जो संविधान है वो कहता है कि समान लोगों के लिए समान कानून होगा। जैसे हम कर की चर्चा करें, अगर एक ही कर सबके ऊपर लगा दिया जाए, चाहे आय कर की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो महीने का 10,000 कमाता हो, चाहे वो महीने का 10 करोड़ कमाता हो, तो सबके लिए अगर समान कर हो जाएगा तो ये भी तो सही नहीं है। तो इसके लिए क्या हुआ कि 10,000 कमाने वाले लोगों के लिए कुछ कर है और 1 करोड़ कमाने वाले लोगों के लिए कुछ और कर है। ठीक है, तो वो क्या डिसाइड हुआ कि वो परसेंटेज वाइज डिसाइड हुआ। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 5 लाख कमाता है तो उसके ऊपर सरकार 5% टैक्स लगा रही है। कोई व्यक्ति 25 लाख कमाता है, ठीक है, तो उसके ऊपर सरकार जो है 10% टैक्स कर रही है। कोई व्यक्ति मान लेते हैं 10 करोड़ कमाता है, जितना भी मान लीजिए, उसके ऊपर सरकार कितना कर रही है, 30% कर रही है। तो जिस हिसाब से क्या है कि समान व्यक्तियों के लिए समान कानून लाया गया, चाहे वो वित्तीय रूप से हो चाहे वो किसी और रूप में हो। ठीक है, तो ये चीजें हम देखेंगे जब हम संविधान पढ़ेंगे। ठीक, तो संविधान क्या है, एक संविधान आपका कानूनों का संग्रह है। ठीक है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता इसलिए पड़ी ताकि वहां पे शासन व्यवस्था लगाया जा सके। ठीक है, लोग अराजक नहीं हो, उन चीजों की चर्चा की जा सके। हम जब आगे चर्चा करेंगे तो हम उन चीजों की चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए, तो क्या है, संविधान किसी राज्य का सर्वोच्च दस्तावेज है जिसे एक कानूनी मान्यता प्राप्त है। ठीक है, किसी राज्य के संविधान द्वारा प्रमुख रूप से 3 बातें निश्चित की जाती हैं। क्या क्या निश्चित किया जाता है भाई, कि व्यक्ति और व्यक्ति के परस्पर संबंध कैसा है, ठीक, और व्यक्ति और राज्य के परस्पर क्या संबंध होगा, या फिर हम ये देखते हैं कि जो सरकार है और उसके जो विभिन्न अंग है, उसका जो ढांचा है, उनके बीच में कैसा संबंध होगा, किस तरह का संबंध होगा। तो संविधान 3 बातें निश्चित करती है कि व्यक्ति और व्यक्ति का क्या संबंध है, कोई किसी का शोषण नहीं कर सकता है। जैसे हमने मौलिक अधिकार बताए आपको कि शोषण नहीं होगा, यानी कि क्या हो गया, वो व्यक्ति और व्यक्ति के बीच हो गया। ठीक है, कि
14 साल से कम उम्र के बच्चे को आप जो है कारखानों में नहीं लगा सकते हैं, किसी से जबरदस्ती मजदूरी नहीं करा सकते हैं, बेगार नहीं करा सकते हैं। तो ये सब आपका क्या हो गया, व्यक्ति और व्यक्ति में आ गया। अब इसमें दोनों चीज आ गई, व्यक्ति और व्यक्ति भी हो गया, कोई प्राइवेट कंपनी का मालिक हो गया तो वो व्यक्ति में आ जाएगा, ठीक है। या फिर कोई सरकार अगर ऐसा करा रही है तो वो किस में आ जाएगा, सरकार और व्यक्ति के बीच संबंध में आ जाएगा। परंतु सरकार को एक छूट दी गई है कि यदि देश क्या करेगा, देश हित के लिए कोई कार्य करना बहुत आवश्यक है तो उस टाइम पे वो करा सकती है। तो ये सारी चीजें हम अभी देखेंगे कि संविधान जो है वो क्या करती है, आपकी व्यक्ति और व्यक्ति के पारस्परिक संबंध की व्याख्या करेगी, व्यक्ति और राज्य के बीच यानी कि शासक और शासित के बीच जो पारस्परिक संबंध होगा उसकी भी व्याख्या करेगी, और सरकार के संगठन, उसके ढांचे और उसके विविध अंगों के बीच जो संबंध होंगे उसकी भी व्याख्या कौन करेगा, संविधान करेगा। और ये संविधान क्या करता है आपका, ये संविधान जो है वो आपको क्या देगा, जितने भी चीजें आपकी हैं, चाहे सरकार हो गई चाहे नागरिक हो गए, सबके शक्तियों, सबको शक्ति यही प्रदान करता है, चाहे न्यायपालिका हो गई, ठीक है। तो कौन शक्ति प्रदान करता है, वो संविधान ही है जो सबकी शक्तियों का निर्धारण करता है और सबको बताता है कि किसके पास क्या शक्ति है, ठीक है। तो ये क्या है आपका संविधान, संविधान आपका सर्वोच्च दस्तावेज है, जिसको क्या है, जिसको कानूनी मान्यता प्राप्त हुई है, ठीक है। और संविधान में क्या है, शासकीय ढांचा दिया हुआ है कि उसका शासकीय ढांचा कैसा होगा, ठीक है। नागरिकों के अधिकार दिए गए हैं। तो ये सारी चीजें आपको संविधान में जानना है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे जाते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है कि महत्व क्या क्या है, समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास की स्थापना करता है संविधान। कि भाई संविधान है तो समाज के लोगों को क्या होता है कि विश्वास होता है कि भाई कुछ है, ऐसा ऐसा कानून है, यदि हम संविधान के हिसाब से नहीं चलेंगे तो हम न्यायपालिका में जाके उसके खिलाफ जो है केस कर सकते हैं। और न्यायपालिका पे विश्वास है कि न्यायपालिका क्या करेगा, हमें हमारे शक्तियां, हमारे जो अधिकार हैं उनसे वंचित नहीं रहने देगा। तो लोगों के अंदर क्या करेगा, एक विश्वास पैदा करता है और आपसी सामंजस्य बैठाता है संविधान, ठीक है। इसके अलावा और क्या कर सकता है, समाज में निर्णय लेने की शक्ति देता है कि भाई समाज में किस तरह के कौन लोग हैं जो निर्णय लेंगे। जैसे आप जब सरकार बनाते हैं तो सरकार बनाने का निर्णय सबसे पहले आपका होता है, आप ही अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, अपने प्रतिनिधि को चुन के भेजते हैं, आपको जिसको जैसा लगता हो कि भाई ये प्रतिनिधि हमारे लिए अच्छा है, ये हमारे क्षेत्र का विकास करेगा, हमारी समस्याओं का समाधान करेगा। तो वो निर्णय लेने की शक्ति किसके पास दी गई है, जनता को दी गई है। हमारा जो प्रस्तावना है वो भी किससे कहता है, हम भारत के लोग, ठीक है। यानी हम भारत के लोग जो है भारत को एक संविधान दे रहे हैं। तो निर्णय लेने की शक्ति सभी को प्रदान कौन करता है, वो संविधान प्रदान करता है निर्णय लेने की शक्ति, ठीक है। फिर उसके बाद से हम देखेंगे कि सरकार को भी ऐसी क्षमताएं प्रदान करता है कि वो जो है अपने नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। सरकार कैसे बनती है, सरकार लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से ही बनती है। तो लोग जिस प्रतिनिधि को चुनते हैं वो अपने प्रतिनिधि को अपनी समस्याएं बताएंगे अपने क्षेत्र की, और वो प्रतिनिधि उस समस्या को जाके सदन में रखेंगे और उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो यही तो प्रोसेस है, यही तो प्रक्रिया होती है ना। तो क्या होता है कि वो कैसे करेंगे, भाई उनके पास जब कोई शक्ति ही नहीं होगी तो वो कैसे करेंगे। इसीलिए उनको ये क्षमता दी गई है, ये शक्ति प्रदान की गई है कि वो अपने लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति कर सके, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि आधारभूत कानून होता है ये, जो विधि का शासन को लागू करता है, यानी रूल ऑफ लॉ, जिसको हम आगे पढ़ेंगे जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ पढ़ेंगे कि भाई विधि का कानून होगा, यानी विधि का शासन होगा, कानून का शासन होगा। तो वो सारी चीजें हम देखेंगे। और क्या है, ये सर्वोच्च कानून है, इसके ऊपर किसी और कानून को तरजीह नहीं दी जा सकती है। भारत में क्या है कि इसके सर्वोच्च कानून होता है, यदि संविधान से इतर कुछ हुआ तो वो
कानून जो है वो क्या हो जाएगा, वो शून्य घोषित हो जाएगा। यदि संविधान में दिए गए प्रावधानों को फॉलो नहीं करता है, यानी उनसे टकराव करेगा, संविधान में दिए हुए प्रावधानों से कोई भी कानून जो सरकार लाती है वो संविधान में दिए हुए प्रावधानों से अगर टकराव की स्थिति उत्पन्न करेगा तो वो कानून क्या हो जाएगा, वो कानून आपका शून्य घोषित हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके इसके महत्व के बारे में है। फिर हम देखते हैं कि सरकार की शक्तियों, सरकार को शक्ति तो देता है, चाहे वो नागरिक हो चाहे सरकार हो, किसी को भी, जो हमारा संविधान है वो एब्सोल्यूट नहीं है, उसके द्वारा दी गई जो शक्तियां हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है। इसका मतलब वो असीमित शक्तियां नहीं है, हर शक्ति में कुछ ना कुछ सीमा तय की गई है कि यह शक्ति इतनी सीमा तक ही है। उसमें इफ एंड बट का एक क्लॉज जरूर दिया हुआ है। ठीक है, जैसे हम समानता का अधिकार ले लें, समानता के अधिकार में यह दिया गया है कि सब जो है वो एक दूसरे के समान है, किसी भी व्यक्ति के बीच में राज्य जो है वो क्या करेगा, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 15 कहता है जाति, लिंग, धर्म इन सब के आधार पे कोई भेदभाव नहीं कर सकता है, परंतु उसी में आपको कुछ सीमाएं भी दी गई हैं। जैसे क्या है कि पिछड़ा वर्ग और दलित समुदाय, अनुसूचित जनजाति जो क्या है आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनके उत्थान के लिए कुछ कार्यक्रम चला सकते हैं। ठीक है, महिलाओं के उत्थान के लिए कुछ कार्यक्रम चला सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में भाई सब समान तो नहीं हुआ, परंतु जो हमारा भारत का परिप्रेक्ष्य है उसमें क्या है कि उसमें चीजें जो है वो शुरू से ही उनके साथ जो है वो दबे हुए लोग थे। हम जानते हैं कि भारत जो है पुरुष सत्तात्मक देश रहा है, तो महिलाओं की स्थिति भी गड़बड़ रही है। अभी आपने देखा होगा 2 साल पहले जो है महिलाओं के आरक्षण का एक बिल आया, ठीक है, जिसमें क्या बोला गया कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा लगभग हर क्षेत्र में, ताकि महिलाएं जो हैं घर से बाहर निकल सकें, अपनी आवाज को बुलंद कर सकें, अपनी आवाज उठा सकें, अपने विरुद्ध होने वाले शोषण से लड़ सकें। तो ऐसी चीजें जो है वो भी उसमें दिया हुआ है कि शक्तियां जो है वो असीमित नहीं है, सीमित है। ये तो हो गया आपका नागरिकों की शक्तियों के संदर्भ में। सरकार की शक्तियों को भी सीमित किया गया है। उसके ऊपर क्या लगाया गया है, सरकार किसी भी कानून को बनाने के लिए असीमित रूप से स्वतंत्र नहीं है। अगर वो कोई कानून बनाती है जो संविधान से टकराव की स्थिति उत्पन्न करेगा, तो जो न्यायपालिका है, जिसको हमने बोला है कि वो कस्टोडियन है संविधान का, वो क्या करेगा, वो उस कानून को शून्य घोषित कर देगा। तो सरकार की शक्तियां भी सीमित नहीं है और नागरिकों की शक्तियां भी असीमित नहीं है, यानी सबकी शक्तियों में कुछ कुछ सीमाएं लगाई गई हैं। इसी तरह से नागरिकों की शक्तियां हैं, स्वतंत्रता का अधिकार जो है, जब आपातकाल की स्थिति होगी तो उस समय पे क्या होगा, कुछ शक्तियां स्वतः खत्म हो जाएंगी, कुछ राष्ट्रपति उद्घोषणा करके जो है वो खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ऐसी चीजें हैं कि सीमित शक्तियों को क्या करेगा, नागरिकों और सरकार की शक्तियों को सीमित करेगा, जिससे क्या हो कि शक्तियों का दुरुपयोग ना हो सके। ठीक है, शक्तियों का दुरुपयोग ना हो सके। फिर अभी हम देख रहे हैं राज्य के बारे में। सबसे पहले जब हम संविधान पढ़ते हैं तो संविधान कहां लागू होता है, किसी राज्य पे लागू होगा। तो जिस राज्य पे लागू होगा वो, तो हमको सबसे पहले ये जानने की आवश्यकता है कि राज्य होता क्या है। आसान शब्दों में कहें तो राज्य एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसकी कोई एक निश्चित सीमा होती है और उस सीमा के अंदर कुछ लोग रह रहे हैं और जिनके पास क्या है, एक अपनी सरकार है जो नियम कानून बना रही है और नियम कानून बना के उन लोगों के ऊपर लागू कर रही है, जिससे क्या रहे, समाज में वो शासन और कानून का शासन जो है वो स्थापित हो सके। तो यही एक राज्य की डेफिनेशन है। और क्या होगी कि जो सरकार वहां रह रही है वो क्या कर रही है, वो अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, चाहे वो आंतरिक मामलों के निर्णय हो, चाहे उस राज्य के विदेशी मामले या बाह्य मामले, जिसको हम कहते हैं विदेशी मामले हो गए, रक्षा मामले हो गए, ये सारी चीजें करने के लिए वो क्या है, स्वतंत्र है। ठीक है, तो राज्य की परिभाषा आपकी ये कहती है कि, तो राज्य क्या है आपका, राज्य के बारे में मैंने अभी आपको बताया
कि राज्य किसी एक निश्चित भूभाग पर एक राजनीतिक रूप से संगठित लोगों का एक समुदाय होता है। राजनीतिक रूप से संगठित से आपका क्या तात्पर्य है? राजनीतिक रूप से संगठित का आपका तात्पर्य है कि उनको चुनाव देने का अधिकार, चुनाव में वोट देने का अधिकार हो, यानी अपने प्रतिनिधि का चुनाव करने का अधिकार हो, ठीक है, और उनके पास क्या हो, एक सरकार हो, और वो सरकार क्या करे, किसी भी कानून को बनाए और कानून को बना करके उसने क्षेत्र में रह रहे जनसंख्या यानी लोगों के ऊपर उसको लागू कर सके। और वो कानून बनाने के लिए क्या हो, संपूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, चाहे अपने लोगों यानी आंतरिक मामलों के लिए स्वतंत्र हो या फिर किसी और देश के साथ, अन्य राज्य के साथ संबंध बनाने के लिए भी क्या हो, वो स्वतंत्र हो। तो ऐसी सरकार को हम क्या कहते हैं? संपूर्ण सत्ता, प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, संपूर्ण या फिर संप्रभु राज्य कहते हैं। तो जो चार चीजें हैं राज्य की, अब राज्य की परिभाषा दी गई है, उसमें आपका सिर्फ राज्य नहीं आता है, उसमें आपके सारी चीजें आ सकती हैं। ये तो हमने आपको बताया कि क्या क्या होना चाहिए। जैसे आपको एक एग्जाम्पल से अगर मैं समझाऊं, तो क्या है कि कोई एक क्षेत्र है, मान लेते हैं ये एक क्षेत्र है, ठीक है, इसकी एक निश्चित सीमा है, यह एक निश्चित सीमा है, ठीक, यानी क्या हो गया, एक निश्चित भूभाग हो गया। दूसरी चीज क्या है कि इसमें कुछ जनसंख्या होनी चाहिए। अब जनसंख्या का कोई ऐसा वो वितरण नहीं है कि जनसंख्या जो है फिक्स है कि इतनी ही जनसंख्या होगी तभी राज्य कहलाएगा। जनसंख्या कितनी भी हो सकती है, आपकी थोड़ी हो सकती है, बहुत ज्यादा हो सकती है, ठीक है, परंतु एक निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए। अब इस जनसंख्या में ये जनसंख्या क्या करेगी कि चुनाव करके, जैसे मान लिया कि यहां पे ये इसने कुछ लोगों को बैठा दिया जो क्या करेंगे, सरकार का कार्य करेंगे। यानी सरकार के क्या कार्य हो गए, कानून बनाना, कानून को लागू करना, ठीक है। और ये जो सरकार होगी ये अपने निर्णय लेने के लिए क्या होगी, स्वतंत्र होगी, ठीक है, क्या होगी, स्वतंत्र होगी, चाहे वो आंतरिक मामलों के निर्णय हो, चाहे वो बाह्य मामलों के निर्णय हो, यानी संप्रभु सरकार होगी वो, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब जो राज्य की परिभाषा है वो किस पे आती है आपकी, जो राज्य की परिभाषा, राज्य आपका कोई एक राज्य भी हो सकता है, आपका देश भी हो सकता है, आपका महाद्वीप भी हो सकता है जहां पे संपूर्ण रूप से शासन हो रहा हो, आपका जो है वो कोई नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निकाय भी हो सकता है, ठीक है, जिला भी हो सकता है। तो जिसकी भी एक भौगोलिक भूभाग, एक भौगोलिक क्या होगी, भौगोलिक सीमा होगी, उसमें कुछ जनसंख्या रह रही होगी, उस जनसंख्या पर क्या होगा, उस जनसंख्या की एक निश्चित सरकार होगी जो सरकार अपने निर्णय लेने के लिए आंतरिक और बाह्य मामले दोनों में स्वतंत्र होगी, उसको हम राज्य कहेंगे। तो उसी के बारे में हमें पढ़ना है और इसी राज्य को फिर क्या दिया जाएगा, एक संविधान दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया वही है कि क्या क्या होगा, एक जनसंख्या होगी, एक निश्चित भूभाग हो गया। ये दोनों आपका क्या है, ये दोनों आपका एक भौतिक आधार होता है राज्य का, भौतिक आधार यानी फिजिकल, जिसको हम देख सकते हैं। फिर जो सरकार होती है ये आपका क्या होता है, सरकार आपकी राजनीतिक अधिकार होता है और सरकार के क्या कार्य हैं, कानून बनाना और कानून को लागू करना। फिर जो संप्रभुता है ये आपका क्या है, ये आपका आध्यात्मिक अधिकार है, आध्यात्मिक अधिकार, ठीक है, यानी कि जो सरकार होगी उसके पास कैसी शक्ति होगी, वो अपने जो राज्य है उनके मामलों के और राज्य के बाहर किसी अन्य राज्य से कोई संबंध स्थापित करना है, चाहे वो विदेश नीति का संबंध हो, चाहे वो रक्षा संबंध हो, तो वो निर्णय लेने के लिए भी वो क्या होगी, स्वतंत्र होगी, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे, सोवरेन कहेंगे या संप्रभु सरकार कहेंगे, ठीक है। चलिए तो ये आपको समझ आ गया। अब जो संप्रभु सरकार नहीं होते, इसमें तीन तरह की चीजें होती हैं सरकार में। एक क्या होता है आपका, उपनिवेश होता है। उपनिवेश क्या होता है कि जहां पे क्या होगा कि कोई विदेशी आके वहां पे शासन करता है। जैसे भारत जो है 200 सालों तक अंग्रेजों का गुलाम था या अंग्रेजों का उपनिवेश था, ठीक है। अंग्रेज जो है भारत के लोगों के लिए कानून बनाते थे, चाहे वो आंतरिक मामले के कानून हो, चाहे वो आपके क्या हो,
बाह्य मामलों के कानून हो, यानी विदेश नीति के संबंध भी जो है वही अंग्रेज ही निर्धारित करते थे, और भारत के लोगों के विषय का भी जो है निर्धारण कौन करता था, वो अंग्रेज ही करते थे। ठीक। फिर दूसरी तरह की सरकार आती है आपकी डोमिनियन की सरकार। डोमिनियन की सरकार में क्या होता है, डोमिनियन स्टेटस जब मिल जाता है किसी को, तो उसमें क्या होता है कि जो आंतरिक मामले होते हैं उसका निर्णय तो वहां की सरकार ही करेगी, परंतु जो बाह्य मामले होंगे वो जिसका उपनिवेश होगा, यानी कोई विदेशी जो होगा वो निर्धारित करेगा। जैसे आप जान रहे होंगे गांधी जी और बहुत सारे लोगों ने 1920 के दशक में क्या किया था, 1910 से 1920, 1920 से 1930, इन 20 सालों में डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहे थे कि भाई कम से कम हमें डोमिनियन स्टेटस दे दो कि हम आंतरिक यानी स्वशासन कर सके, जो हमारे अपने मामले हो उस पर निर्णय हम खुद ले सके, विदेशी मामले के निर्णय तुम लेना। परंतु वो भी नहीं मिला। और दूसरा तीसरा जो है वो क्या हो जाता है, संप्रभुता संपन्न सरकार हो जाती है, यानी जो संपूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, चाहे आंतरिक मामले हो चाहे बाह्य मामले हो, सबका निर्णय लेने के लिए क्या होंगे, संपूर्ण रूप से स्वतंत्र होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम कि भारतीय संविधान का विकास। तो भारतीय संविधान का विकास जानने के लिए हमको यह जानना होगा कि भारतीय संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। तो उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जब हम जानेंगे तो वो क्या होता है कि अंग्रेजों के सरकार के दौरान, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अंग्रेजों की सरकार रही तो उसने कौन कौन से कानून भारतीय परिप्रेक्ष्य में लागू किए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जैसे पहला है आपका, जब 1857 में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध में कौन हुआ, अंग्रेजी जो हुकूमत है, यानी अंग्रेज जो है वो विजयी हो गए प्लासी के युद्ध में। प्लासी के युद्ध में कौन विजयी हुआ, अंग्रेज विजयी हुए। उसके बाद से 1764 में कौन सा युद्ध हुआ था, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो इसने एक चीज निर्धारित कर दिया कि अब भारत पर शासन कौन करेगा, बक्सर का युद्ध, कि भारत पर शासन जो है अंग्रेजों का होगा। और इसी बीच में एक और युद्ध होता है, वो भी आपको जानना है, बस आप लोग वो चीज इतिहास में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि 1761 का जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, जिसमें मराठाओं की हार हो गई, तो उसने क्या किया, अंग्रेजों को और बल दे दिया कि भाई पानीपत के तृतीय युद्ध में अफगानों ने जब मराठाओं को हरा दिया तो जो मराठा शक्ति थी वो भी क्या हो गई, कमजोर हो गई, और अंग्रेजों की आंखें खुल गई और अंग्रेजों की आंखें चमक गई कि मराठा हार गए हैं, अब तो हमारा ही राज्य स्थापित होगा और हम जो है अब और तेजी से क्या करें, भारत पर कब्जा करने की कोशिश करें। तो 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, और बक्सर के युद्ध में जब तीनों शासन को हरा दिया जाता है, यानी कि दिल्ली का मुगल दरबार भी, और अवध का सुजा-उद-दौला की सरकार, और मुंगेर का आपका बंगाल यानी मुंगेर का भी जो शासक होता है मीर कासिम, उसको भी हरा करके क्या बन जाता है, यहां पे जो अंग्रेजों की हुकूमत है वो यहां पे स्थापित हो जाती है। तो भाई अंग्रेजों की हुकूमत स्थापित हो जाएगी तो यहां के लोगों के ऊपर शासन करने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता होगी, कुछ कानून की आवश्यकता होगी, इसीलिए तो हम संविधान पढ़ रहे हैं। तो उस कानून को सबसे पहले किसमें लाया गया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अच्छा, अंग्रेज जो है वो किसके माध्यम से शासन कर रहे थे, ईआईसी के माध्यम से, जिसको हम क्या कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे कार्य करेगी, उसके लिए क्या होगा कि अंग्रेज जो है कुछ कानून बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट, जिसमें यह बताया जाएगा कि बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, उसके अधीन कौन आएगा आपका, उसके अधीन बंबई के गवर्नर और मद्रास के गवर्नर आएंगे। फिर उसके बाद से हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी। तो ये सारी चीजें हम किसमें पढ़ेंगे, वो हम रेगुलेटिंग एक्ट में पढ़ेंगे 1773 के। फिर पिट्स इंडिया एक्ट आ जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या किया जाएगा, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है यानी जो उसकी परिषद है उसकी सदस्यों की संख्या कम कर दी जाएगी। फिर हम देखेंगे चार्टर एक्ट, जो मैंने अभी आपको बताया था, 4 तरह के चार्टर एक्ट आए, हर 20-20 साल के अंतराल पे दिए गए, जिसमें 1793 में क्या किया गया, 1793 में किया गया
कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको भारत से व्यापार के लिए एकाधिकार दे दिया गया अगले 20 सालों तक के लिए। 1813 में जो एकाधिकार है उसको थोड़ा कम किया गया और उसमें सिर्फ और सिर्फ चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार उसको जो है कर दिया गया कि अगले 20 साल तक करेंगे। 1833 में हर तरह का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का विशेषाधिकार था यानी एकाधिकार था उसको खत्म कर दिया गया। ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन होने लग गया कि वो आके क्या करें, भारत में धर्म का प्रचार और प्रसार करें। तो वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे 1833 में। 1853 में जो है अनिश्चितकालीन बता दिया गया, कोई समय निर्धारित नहीं हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे। और उसी समय हम देखते हैं क्या हो जाता है, इसी के बाद 1857 में भारत की पहली क्या हो जाती है, क्रांति हो जाती है, स्वतंत्रता की क्रांति, कि हमें आजाद होना है। हालांकि वो संगठित रूप से नहीं था लेकिन फिर भी वो आपका पहला क्या होगा, विद्रोह हो जाएगा एक तरह से आप मान लें, जो उत्तर भारत के हिस्से में तो बहुत ज्यादा फैला। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने जो है चीजों को क्या कर दिया, ईआईसी का चैप्टर यहां तक चलेगा, कंपनी का चैप्टर। फिर यहां से आपका क्या हो जाएगा, क्राउन, यानी कि ब्रिटिश क्राउन की सत्ता आ जाएगी, यहां से स्थापित हो जाएगी। ठीक है, 1858 का अधिनियम आएगा जिसको अब भारत सरकार का अधिनियम कहा गया अब। और ये क्या करेगा, ये सुधार लेके आएगा, ये कहेगा कि हम भारत में क्या देंगे, हम भारत में एक अच्छी सरकार देंगे, अच्छी शासन व्यवस्था देंगे। और इस अच्छी शासन व्यवस्था में क्या होगा कि गवर्नर जनरल का जो पद था, भारत के गवर्नर जनरल का पद इसमें 1833 में जो दिया गया था उसको समाप्त कर दिया जाएगा और वायसराय का पद और भारत का राज्य सचिव का पद उसका जो है क्या होगा, इजाद होगा वो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम 1857 की क्रांति में 1858 के अधिनियम में देखेंगे। फिर 1861 के अधिनियम में हम क्या देखेंगे, 1861 के अधिनियम में देखेंगे कि भारतीय जो है उनको जो गवर्नर जनरल यानी वायसराय का जो काउंसिल है उसमें भारतीय सदस्यों की भी क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी। फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1892 देखेंगे कि क्या होगा, इसमें अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति मिल जाएगी, बजट पर चर्चा करने की अनुमति मिल जाएगी भारतीय सदस्यों को। ठीक है, फिर उसके बाद से 1909 का अधिनियम है। 1909 के अधिनियम में क्या होगा, 1909 के अधिनियम में ये होगा कि यहां पे हम देखते हैं कम्युनल रिप्रेजेंटेशन यानी कि सांप्रदायिक सरकार की स्थापना होगी। ठीक है, सांप्रदायिकता, यहां से क्या होगा, मॉर्ले, इसको हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। और सांप्रदायिकता को यहां से क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की यहां पे डिमांड होगी। फिर 1919 जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जानते हैं, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म क्या करेगा, ये यहां पे चीजों को और ज्यादा द्वैत शासन की शुरुआत होगी यहां पे भारत में, द्वैत शासन की प्रांतों में। ठीक है, फिर उसके बाद से हम भारतीय शासन अधिनियम 1935 में आएंगे, जो कैसे तैयार होगा, आपका साइमन कमीशन के रिपोर्ट के बाद तैयार होगा और एक उत्तरदायी सरकार की तरफ भारत को बढ़ाएगा। एक संविधान सभा की जो मांग उठेगी इसी समय उठती है 1935 के दौरान ही। एक फेडरल कोर्ट की स्थापना के लिए बोलेगा। इसके अलावा बर्मा को जो है भारत से अलग कर देगा। ठीक, सिंध प्रांत अलग बन जाएगा मुंबई प्रेसिडेंसी से। फिर उसके बाद से आपका आता है 1947 का आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जिसमें क्या हो जाएगा कि भारत को दो हिस्सों में बांट दिया जाएगा, एक पाकिस्तान बन जाएगा और एक भारत बन जाएगा। और जो स्थानीय राजा थे, राजा महाराजा थे, उनको ये छूट दे दी जाएगी कि वो किसी भी राज्य में शामिल हो सकते हैं और चाहे तो स्वतंत्र रह सकते हैं। उसके अलावा जितने भी पद थे, वायसराय का पद या भारत के राज्य सचिव का पद, उनका उन्मूलन हो जाएगा, उनको समाप्त कर दिया जाएगा। और क्या लेके आया जाएगा, फिर लेके आया जाता है क्या, भारत में गवर्नर जनरल को पुनर्स्थापित किया जाता है जो लॉर्ड माउंटबेटन बनते हैं। तो जब हम अब इसकी चर्चा करेंगे तो ये इस समय में
गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है, वो सारी चीजें हम देख लेंगे कि किस किस गवर्नर जनरल के समय में कौन कौन सा शासन आया, ठीक है। फिर यहां से जो है, यहां से गवर्नर जनरल खत्म हो जाता है, यहां से क्या आ जाएगा, वाइसराय कौन था वो देखेंगे हम लोग, ठीक। और इनके जो भी मुख्य क्या होंगे, आपके जो मुख्य बिंदु हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, परंतु वो चर्चा कब करेंगे, अब हम लोग अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये परिचय का, आज के संविधान का जो परिचय का वो था, वो समझ आया होगा, ठीक है। और आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपके कोई डाउट हो, इसी तरह के आप वीडियो चाहते हो तो जरूर बताएं, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में, जब हम क्या करेंगे, हम इससे आगे बढ़ेंगे और इन जितने भी आपको ये कानून बताए गए हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार से कि किसमें क्या क्या चीजें हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।